एमएसपी 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 एमएसपी, ये एमएसपी क्या है? बार बार मैं इस शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्लोबली, इंटरनेशनली और हिंदुस्तान की पूरी मीडिया तो इसको कवर कर ही रही है। पिछले 3 महीनों से किसानों का धरना और आंदोलन चल रहा है। एमएसपी पे वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एमएसपी क्या है? आज का जो मेरा वीडियो है, आम जनमानस को सरल और सिंपल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एमएसपी क्या है, कैसे ये किसानों को फायदा करती है और कैसे ये नुकसान करती है, सरकार किस तरीके से इस पे काम कर रही है और सरकार को इसमें क्या फायदा है या क्या नुकसान है। इस बातों को सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ इस तरीके की बातें समझाने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों से भी जुड़ी हुई हैं और किसानों से भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रोहित, आपका दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। तो चलिए स्टेप 1 शुरू करते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं गारंटीड प्राइस। गारंटीड प्राइस का मतलब है सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है फॉर फाइनेंशियल ईयर, किसी भी एक साल के लिए, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि 100 किलो का एक गेहूं का बोरा है जिसकी कीमत सरकार ने 2000 रुपये फिक्स कर दी है, यानी कि गारंटीड बोल दिया है कि 2000 रुपये वो 100 किलो के बोरे का प्राइस देगी हर एक किसान को। अब इसके अंदर क्या होता है, किसान के पास 2 चॉइस होती हैं। किसान अपने फसल को मंडी में लेकर के जाता है और मंडी के अंदर वो बेचता है। अगर उसको 2000 रुपये से ऊपर का प्राइस मिलता है, 2100, 2200, 2300, तो वो अपना किसान किसी आड़ती को, किसी व्यापारी को, किसी कंपनी को बेच सकता है। उसके पास पूरी चॉइस होती है। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है, अगर उसको किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है, वो 2000 रुपये से भाव उसका नीचे जा रहा है, तो सरकार को वो अपना 100 किलो का बोरा बेच सकता है। अपना उपज, अपना जो उसने उगाया है उसको वो बेच सकता है सरकार को। ये चॉइस हो गई किसान के पास। अब इसका फ़ायदा क्या होता है गारंटीड प्राइस का, कि कम से कम उस प्रोडक्ट के लिए जिसको वो उगा रहा है, जिसका एमएसपी उसको मिल रहा है, उसका भाव उससे कम जाने की उम्मीद बहुत कम होती है क्योंकि सरकार उसको खरीद लेती है। अगर उससे अच्छा भाव उसको मिलता है तो उसके पास चॉइस होती है पूरी कि वो किसी को भी बेच सकता है। अब इसके अंदर दूसरा एक अजम्पशन और भी है कि उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और उपज के ऊपर, यानी कि उसकी क्वांटिटी के ऊपर, कितना ज़्यादा उस समय पे उगाया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा उगा लिया गया है तो भी उसका प्राइस डाउन हो जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम चालू हो जाता है इकोनॉमिक्स का। अगर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको एक गारंटीड प्राइस सरकार देती है कि वो खरीद लेगी। तो ये एक गारंटीड प्राइस होता है। अब बात करते हैं टॉपिक 2 की, कि इसका प्राइस कौन निर्धारित करता है, इसका प्राइस कैसे तय होता है। ठीक है, तो टॉपिक 2, CACP। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको पहले बोला जाता APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। अब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन क्या है? ये एक संस्था है, एक आयोग है जो कि सरकार द्वारा बनाया जाता है, जो कि स्टडी करता है सरकार के लिए, यानी कि वो विभिन्न विभागों में जाता है, विभिन्न राज्यों में जाता है और किसानों के खेतों पर जाकर के उसकी कॉस्ट का एनालिसिस करता है। एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ, किस तरीके से, कि किस बीज का क्या प्राइस है, पानी की क्या कॉस्ट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या कॉस्ट आ रही है, डीजल की क्या कॉस्ट आ रही है, यूरिया की, खाद की और इन सभी तरीकों की, कीटनाशकों की क्या कॉस्ट आ रही है। इसके बेसिस पर वो एक आइडिया लगाता है, एक कॉस्ट का एनालिसिस करके उपज का एक कॉस्टिंग बना करके सरकार को भेजता है, अपने सुझाव सरकार को भेजते हैं। सरकार इस सुझाव को पढ़ती है, एक मंथन करती है, उसके बाद वो कॉस्ट की घोषणा करती है कि ये हम एमएसपी देंगे। तब वो एमएसपी की जब घोषणा करती है तो बहुत सारे किसान उस एमएसपी की कॉस्ट को देखने के बाद अपनी उपज तय करते हैं कि इस बार उन्होंने क्या उगाना है, कि इस बार उन्होंने को गेहूँ उगाना है, कि सरसों उगानी है या कुछ और उपज उगा सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार
बनाती है, इस तरीके से इसकी घोषणा करती है और किसान इस तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या क्या फसलें और क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल होते हैं, पहले इसको जानना जरूरी है। ये होता है टॉपिक नंबर 3, किन किन फसलों के लिए एमएसपी का भाव तय किया जाता है, एमएसपी तय होता है। किन फसलों के लिए तय होता है एमएसपी, इसको जानने से पहले मैं आपको अपने देश का एक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ कि सीज़न के हिसाब से हमारे देश में अनाज की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि रबी की फसल और खरीफ की फसल। इसके 2 तरीके के मेजरली सीज़न होते हैं और सरकार भी जो रेट तय करती है सीज़न आने से पहले तय कर देती है। अब ये 2 सीज़न है, इसके अंदर कब बुआई होती है, जैसे रबी की फसल उगाने का जो समय है यानी कि बुआई का जो समय है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय है, 3 महीने, और इसकी जो कटाई होती है वह फरवरी से लेके अप्रैल तक होती है, 3 महीने के लिए। इसमें जलवायु थोड़ी ठंडी चाहिए होती है और पानी कम चाहिए होता है, इसलिए इन फसलों को इस समय पे उगाया जाता है। दूसरी है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून से लेके जुलाई के बीच में उगाई जाती हैं और इसकी जो कटाई होती है सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में होती है। अब इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और जलवायु में तापमान भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है और नमी ज़्यादा चाहिए होती है। अब इसमें जो भी अनाज से जुड़ी हुई फसलें हैं उनको सरकार एमएसपी में शामिल करती है। फिलहाल सरकार ने इसके लिए केवल 23 फसलों को ही इसमें शामिल करने के लिए अभी दे रखा है। अब इसमें भी इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। वो किस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है कि अनाज, दलहन, तिलहन और कमर्शियल वाणिज्य खेती। अब वाणिज्य खेती के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको अनाज के बारे में बता देता हूँ। अनाज की जैसे खेती होती है, अब ये चाहे इस सीज़न में हो, चाहे रबी के सीज़न में हो या खरीफ के सीज़न में हो, लेकिन इन्हीं फसलों के लिए एमएसपी तय होता है। ये है 7 फसलें जिसमें आती हैं गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। ये 7 तरीके की फसलें हैं। ये 7 तरीके की जो फसलें हैं ये अनाज की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद 5 आती हैं आपकी दलहन में, जिसमें अरहर, उड़द, चना, मूंग और मसूर। ये 5 दालें एमएसपी की कैटेगरी में आती हैं, दलहन की कैटेगरी में आती हैं। और तीसरा है तिलहन। तिलहन जिसमें से हम तेल को निकाल सकते हैं, एडिबल ऑयल्स को निकाल सकते हैं। अब इसमें भी 7 फसलें आती हैं, कभी कभी इसमें 8 भी हो जाती हैं, 7 भी हो जाती हैं, लेकिन मूलतः 7 रहती हैं। अब वो 7 कौन कौन सी फसलें हैं? सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, लोबिया है, तिल है, केसर का बीज है और सूरजमुखी का फल है और लास्ट में राम तिल है। अब आपको बताता हूँ वाणिज्य खेती क्या होती है। वाणिज्य खेती के लिए सरकार ने अलग से आयोग बना रखे हैं, जिसमें 4 मेजर फसलें आती हैं, जिसमें गन्ना, शुगर केन जिसे कहते हैं, कॉटन यानी कि कपास, जूट और टबैको यानी कि तंबाकू के जुड़े हुए प्रोडक्ट। अब ये होते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स या फिर कैश खेती जिसे कहा जाता है एक तरीके से। तो ये मूलतः इन चीज़ों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 23 फसलों के लिए एमएसपी केवल दी जाती है। हमारे देश में केवल 23 फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है, जिस पे पूरा बवाल मचा हुआ है। केवल 23 फसलें जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी हैं। अब चौथा टॉपिक शुरू करते हैं। चौथा अपना पॉइंट्स बताते हैं आपको कि इसको बनाने का क्या फार्मूला है, यानी कि एमएसपी को बनाने का क्या फार्मूला है। 2004 में सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। 2004 में उस आयोग ने सरकार को एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना करके दिया, एक पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना करके दिया कि किसान जितनी भी अपनी उपज पे कॉस्ट लगाता है, यानी कि वो 100 रुपये खर्च करता है, तो उसको उसकी उपज का 150 रुपये मिलना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने जो सुझाव दिए वो यही थे कि एक आयोग जो कि कॉस्ट बना के देगा कि ये इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इस उपज की कॉस्ट इतनी है, सरकार उसको 1.5% यानी कि 150 रुपये के आसपास का उसको प्राइस बना करके देगी, ताकि उसको 1.5 गुना उसकी खेती का मूल्य मिल सके, जो कि आज के करंट सिनेरियो में एमएसपी बोला जाता है, जिसको कि सरकार ने 2018 और 19 में लागू किया एमएसपी को 1.5 गुना। जो कि अब आप जानते ही कौन सी सरकार है 2018 से 19 के बीच में जिसने इस स्वामीनाथन आयोग को लागू किया।
जिसके बदौलत 1.5 गुना का फार्मूला निकल के आया कि किसान की जो कॉस्ट है उसका 1.5 गुना दिया जाएगा। अब पांचवा टॉपिक शुरू करते हैं, कैसे होती है किसानों से खरीद। देखिए हमारे देश में 2 तरीके के सीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया, रबी की और खरीफ की फसलें। तो सरकार सीज़न आने से पहले, जैसे इनका सीज़न है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उस सीज़न आने से पहले सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है। अब वो घोषणा करने के बाद किसान उसको उगाते हैं, उसके बाद किसानों के पास चॉइस होती है कि वो या तो ओपन मार्केट में उसको बेचें, चाहे वो आड़ती को बेचें, किसी व्यापारी को बेचें या किसी कंपनी को बेचें, उसके पास पूरी चॉइस होती है। और लास्ट चॉइस जो उसके पास होती है कि कम से कम उसको इन 23 फसलों के लिए एमएसपी तो मिल ही जाएगा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही जाएगा, तो सरकार को भी लास्ट में बेच सकते हैं। अब आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि सरकार के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खरीदारी करने के लिए, वो 10% से भी कम है। यानी कि स्टॉक रखने के लिए जो परसेंटेज है, हिंदुस्तान में जितनी फसल उगाई जाती है एक साल में, उसका 10% भी नहीं होगा। बाकी 90% कहाँ जाता है? कंज्यूम हो जाता है हमारे देश में। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक करके रख लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसको बेचती हैं, उससे प्रॉफिट कमाती हैं, और प्राइस भी जो तय होता है इसका, देखिए वो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक गेहूं है एमपी में उगाया जाता है, एमपी का गेहूं 40 रुपये किलो बिकता है, एक नॉर्मल गेहूं 20 रुपये किलो बिकता है। वो किस तरीके से बिकता है? क्योंकि उसकी क्वालिटी में फ़र्क है। इसी तरीके से इनके ग्रेड्स भी होते हैं, उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग भी बिकता है। लेकिन सरकार एक मिनिमम प्राइस दे रही है, तो वो सबसे लोअर ग्रेड के हिसाब से ही मान के चलिए। अब वो किसी भी तरीके का अनाज हो, किसी भी तरीके की फसल हो, उसको वो खरीद लेती है। अब इसको खरीदारी करने के लिए भी सरकार के पास विभिन्न एजेंसियाँ हैं। अब वो एजेंसियाँ डायरेक्ट सरकार के नाम से इन प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, इन खेती की उपज को खरीदती हैं। देखिए 4 वाणिज्यिक खेती हैं, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं। उन क्रॉप्स के अंदर अलग अलग विभिन्न आयोग बना रखे हैं जो उसके लिए पर्सनल, और एक अलग तरीके के आयोग बना रखे हैं जो उसकी डायरेक्ट खरीदारी करते हैं। बाकी बची 19 उपज, उसके लिए एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नेफेड, जो कि डायरेक्ट किसानों से खरीदारी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसान के पास पूरी ओपन मार्केट में चॉइस है कि वो आड़ती को बेचे, व्यापारी को बेचे, चाहे वो बिजनेसमैन को बेचे, चाहे किसी कंपनी को बेचे। अगर किसान को अच्छा रेट मिलता है, एमएसपी से ज़्यादा मिलता है, तो ओपन मार्केट में बेच सकता है। तो इस तरीके से खपत हो जाती है क्वालिटी के हिसाब से। अब उसके बाद जब वो उसको लगता है कि उसको नुकसान हो रहा है, तो वो सरकार को बेच सकता है, सरकार की एजेंसीज को बेच सकता है। गन्ने के लिए जैसे मैंने बताया कमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो कमर्शियल क्रॉप्स में गन्ना, कॉटन, कपास, जूट और टबैको यानी कि तंबाकू, इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। इसके लिए पूरे आयोग बना रखे हैं, जैसे गन्ना आयोग, कॉटन आयोग, जूट आयोग और टबैको। तो इसका प्राइस और इसकी जो गोडाउन में स्टॉक रखने की जो कैपेसिटी है वो सरकार के पास खुद की है, तो सरकार इनको रखती है और किसान भी इनको उगाता है। और इसका नाम कमर्शियल क्रॉप्स इसलिए भी रखा गया है क्योंकि ये व्यापार करने के तौर पर ही बनाई जाती हैं। छठा टॉपिक आ जाता है, सरकार इस एमएसपी वाले प्रोडक्ट्स का करती क्या है, इन उपज का क्या करती है। देखिए सरकार, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में है, जिसको बोला जाता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि है आपकी जो राशन कार्ड जिससे आप ये क्रॉप्स खरीदते हैं, गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये राशन की जो दुकानें हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिस्टम है और इंडिया ने इस पर महारत हासिल की हुई है। हर एक ज़िले में, हर एक गांव में, हर एक राज्य में इसको पहुंचा रखा है। तो सरकार क्या करती है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं, बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं, जिसकी मिनिमम प्राइस रखी जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ही मान लीजिए उसको बेचा जाता है। साथ के साथ काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं, काफ़ी सारे सिस्टम हैं, काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम सरकार ने बना रखे हैं जो कि पिछले साल से हमें दिखाई दे रहे हैं कि जब कोरोना का समय आया तो हमारे को बेसिक और एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कमी नहीं हो, हमें बेसिक नीड्स की ज़रूरत
की कमी किसी भी तरीके से नहीं पड़े, तो वो वहीं से ही वो सिस्टम बना हुआ था, तभी हम उसको चला पाए, तभी हम सर्वाइव कर पाए। यानी कि इंसान को सर्वाइवल करने के लिए जो सिस्टम चाहिए था वो सरकार ने बना के रखा हुआ है। साथ के साथ अगर किसी भी तरीके से महंगाई बढ़ने के चांसेस होते हैं, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि 2000 रुपये का 100 किलो का बोरे का प्राइस रखा हुआ है सरकार ने, अब मान लीजिए वो 2500, 2600, 2700 तक पहुँच गया, तो महंगाई बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो सरकार क्या करती है, अपने गोडाउन में से अपना गेहूँ ओपन मार्केट में ला के दे देती है, क्योंकि प्राइस बढ़ने की जो लॉ है, जो सिस्टम है, वो इकोनॉमिक्स का है कि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो सप्लाई की जो पूर्ति है वो सरकार कर देती है अपने गोडाउन से। तो जैसी सप्लाई की पूर्ति होती है तो वो प्राइस वापस सही लेवल पर आ जाते हैं, तो इस वजह से महंगाई भी नहीं बढ़ती। यानी कि ये एमएसपी का जो सिस्टम है ये आम जनमानस के लिए भी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें महंगाई नहीं बढ़ती, सरकार इस पे भी ध्यान रखती है। अगर सरकार ये ऐसा नहीं करती तो कोई भी गोडाउन में अपना स्टॉक रख सकता था और अपनी मनमानी कर सकता था जब चाहे तब। जैसा कि आपने हाल के कुछ दिनों में देखा भी होगा कि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टमाटर के बढ़ जाते हैं, किसी भी क्रॉप के कभी भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो 23 फसलें हैं इनके प्राइस बहुत कम बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और सरकार का इनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। अब तीसरा क्या काम करती है सरकार, अगर सरकार को फ़ायदा मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर रेट बढ़ जाता है और सरकार जिस प्राइस पे ख़रीदती है अगर उससे ज़्यादा का प्राइस मिलता है तो सरकार बाहर भी इसको बेच देती है, अपना प्रॉफिट कमा लेती है। तो ये सरकार का मेथड है। लेकिन कभी कभी सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि अपने देश में किसी वजह से शॉर्टेज हो गई, सरकार ने अपना स्टॉक बाहर बेच दिया, तो महंगाई बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार प्रोएक्टिव होकर के इस पे काम करती है वो इस तरीके से इसका कर सकती है। तो चलिए 7वें अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एमएसपी के फ़ायदा और नुकसान। एमएसपी का देखिए फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हैं। सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। नुकसान क्या है कि छोटे किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि छोटा किसान चाहता है बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी कन्वेंस के अपने सामान की उपज का रेट उसे मिल जाए, घर बैठे ही मिल जाए। और वो ऐसा भी करता है क्योंकि बीच के जो लोग होते हैं वो वहीं से खरीद लेते हैं और आगे जा कर के मुनाफे पे बेच देते हैं, क्योंकि उनको मंडियों का रेट ज़्यादा नहीं पता होता। वो अपना थोड़ा बहुत कन्वेंस बचाने के लिए, थोड़ी सरदर्दी बचाने के लिए, क्योंकि मंडियों का जो इस समय पे हाल रहता है, वहाँ जाने के बाद अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको क्या प्राइस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन घर बैठे एक आपको फिक्स प्राइस मिल जाता है, तो आपके पास चॉइस होती है। तो छोटे किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बड़े किसान इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटे किसान नहीं रख पाते हैं। दूसरा कि इसकी लागत जो है ना एमएसपी की, इसकी लागत को तय कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि किसी किसान का जो खेत है वो नदी के बिल्कुल पास है और उसको सिंचाई में कम कॉस्ट आ रही है, और किसी का सड़क के बिल्कुल नज़दीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इसकी कॉस्ट को तय कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, चैलेंजिंग लगता है। लेकिन फिर भी ठीक है जो भी बनाया है, लेकिन ये भी एक चैलेंज है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि केवल ये 23 क्रॉप्स ही हम उगाते हैं एमएसपी पर। तो किसान क्या करते हैं कि सीज़न के हिसाब से इन फसलों को उगाना शुरू करते हैं और एमएसपी देखने के बाद उसको उगाते हैं। तो ज़्यादातर किसान कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि किसी का एमएसपी ज़्यादा हुआ तो उसको ही ज़्यादा उगा दिया जाए इस बार। तो उससे सरकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सरकार की जो स्टोरेज सिस्टम है, वो बिगड़ जाती है। अगर आप ज़्यादा उगा देंगे, मार्केट में ज़्यादा आ गया, तो सरकार की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक रियल फैक्ट है कि सरकार की कैपेसिटी ही नहीं है इतना खरीद पाने की, क्योंकि सरकार के पास 10% स्टोरेज भी नहीं है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो या तो सरकार अपना स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाए तो किसानों को फ़ायदा इसमें मिल सकता है और सरकार को भी फ़ायदा मिल सकता है। और इसमें कुछ फसलों को और जोड़ा जाना चाहिए, 23 फसलों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो 23 फसलें, ये इसका एक डिमेरिट है। और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिसको हमारे किसान उगाते नहीं है, सरकार उसको बाहर से, विदेशों से मंगाती है। जैसे कि राजमा भी है जो कि चाइना से आता था अभी कई सालों से और वहीं का बिकता है, और ऐसी कई सारी क्रॉप्स भी हैं जो मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। अब ये इस तरीके से सरकार को, और केवल फ़ायदा क्या मिल रहा है कि गारंटीड प्राइस मिल जाता है, एक सेटिस्फैक्शन है साइकोलॉजिकल। और दूसरा नुकसान क्या है कि सरकार के पास स्टोरेज नहीं होने की वजह से किसान अपनी एक लंबी लाइन में लगे रहते हैं। उसका खरीदार
यानी कि सरकार खरीद ही नहीं पाती उसका, कई बार बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है क्योंकि वो लाइन में क्यू में लगा हुआ है, हज़ारों ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने गेहूं की बोरियां लेकर के, और धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। एफसीआई के गोडाउन्स में ऐसा कई बार देखा गया है, और एफसीआई के गोडाउन में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती, खरीद लेते हैं ज़्यादा। उसके पास कैपेसिटी कम होने की वजह से वहाँ पे बारिश से या चूहों से वो अनाज भी ख़राब होता है, जो कि देश का ही नुकसान है। अब देखिए, फ़ायदा केवल इतना है कि मिनिमम एक कॉस्ट मिल जाती है, मार्केट को बैलेंस करने में सरकार को फ़ायदा रहता है। तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए कि कुछ चीज़ें और बढ़ा दे, एमएसपी के दाम थोड़े से और बढ़ा दे, तो इस तरीके से वो मार्केट को और अपना स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाए, ठीक है, तब इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। तो आज का जो मेरा एमएसपी को समझाने का जो मोटिव था, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, या फिर डिसलाइक कीजिए। शेयर कीजिए, किसी को लगता है कि इससे कुछ किसी को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।